बाइक की हल्की सी रोशनी है। बाइक के ठीक सामने 3 बाइक और कुछ दूरी पे एक ट्रैक्टर है। घने जंगलों से होते हुए एक पगडंडी गुजर रही है और इस पगडंडी पे 4 बाइक में 8 लोग और कुछ दूरी पे एक ट्रैक्टर जिस पे कुछ सामान लदा हुआ है। इन्हें लेकर मेरे साथ कुछ और सहयोगी इन घने जंगलों में सफ़र कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये और क्यों जा रहे हैं इतनी रात को बस्तर के उस बीहड़ में जहाँ नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं इसी बस्तर की बात करता हूँ जिस बस्तर को आप देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू किया था कि भाई 4 बाइक हैं जिसमें 8 लोग सवार हैं, सामने कुछ दूरी पर ट्रैक्टर है, संभवतः वो ट्रैक्टर आपको नज़र भी आ रहा होगा। मेरे अलावा ये 4 कुछ और लोग भी नज़र आ रहे हैं। भैया थोड़े से तेज़ी से चलाइएगा। मेरे सामने बाइक जो ड्राइव कर रहे हैं वो टीचर हैं। सर शुभ नाम क्या आपका? किरण कुमार कावरे जी हैं जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं। और सामने कुछ और शिक्षक हैं और पीछे भी एक बाइक छूट गई है जिसमें कुछ ग्रामीण सवार हैं। दरअसल सन 2004-05 में माओवादियों के उन्मूलन के लिए जैसा कि बताया जाता है कि एक सुस्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ था जिसका नाम सलवा जुलूम दिया गया। और उस दौरान सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती बस्तर में की गई थी। इस दौरान ये जवान जिन जगहों को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाते थे वो दरअसल स्कूल भवन, आश्रम भवन हुआ करते थे। इसी दौरान माओवादियों ने अंदरूनी इलाकों में संचालित, जिस इलाके में हम जा रहे हैं ऐसे ही इलाकों में संचालित स्कूल भवन, आश्रम भवनों को ध्वस्त कर दिया, आंगनबाड़ी भवनों को ध्वस्त कर दिया। और जैसे ये भवन ध्वस्त किए गए माओवाद संगठन द्वारा, ठीक वैसे ही उस इलाके में संचालित सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। अब करीब 18 साल बाद उन इलाकों में संचालित स्कूलों को खोलने के लिए, दोबारा संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग की टीम इसी तरह से उन इलाकों का दौरा करती है, उन इलाकों तक पहुंचती है जिन इलाकों में पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं, बिजली नहीं पहुंच पाया है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, या फिर यूं कहें कि भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें तक नहीं पहुंच पाती हैं। संवैधानिक अधिकार तो बहुत दूर की बात है। वैसे यहाँ अधिकारों का हनन माओवाद संगठन के साथ ही सरकार और पुलिस में बैठे जिम्मेदार लोग भी करते हैं। लेकिन फिर भी एक संवैधानिक अधिकार जो है, जो इस इलाके में बस रहे बाशिंदों की है, उनमें से एक ये भी है कि भैया शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार इस इलाके में बस रहे बाशिंदों तक पहुंचाना है, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखना है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी ध्येय के साथ बीजापुर या फिर सुकमा में पदस्थ जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ऐसे ही इन घने जंगलों में गुफ अंधेरी रात में पतली सी पगडंडी में सफ़र करके उन इलाकों तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ स्कूल रीओपन करते हैं। एक स्कूल जब ओपन होता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो तो मैंने आपको इससे पहले रिपोर्ट में आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा हो, बारिश के दिनों में, बरसात के मौसम में हम गए थे कि स्कूल ओपन करने के लिए बीजापुर के ही मौसा गांव में उस स्कूल को ओपन किया गया था। उस खबर का जो लिंक है, उस रिपोर्ट का जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब आप देखिएगा कि बारिश के दिनों में इन इलाकों में सफ़र करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। चूँकि पगडंडी रास्ता है तो जब बारिश होगी, जाहिर सी बात है कीचड़ होगा तो भाई वहाँ पे इस तरह से बाइक में सफ़र कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और छोटे छोटे जो बरसाती नाले होते हैं, नदी होते हैं, वो अपने पूरे उफान पर होते हैं, पूरे सबाब पर होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उस इलाके में सफ़र करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन
हम जब पत्रकार किसी रिपोर्ट को दिखाते हैं, जैसे कि बस्तर के अंदरूनी इलाके में कोई स्कूल रीओपन हो रहा है, तो एक दिन हम बस पहुंचते हैं, लेकिन उस स्कूल को ओपन करने से पहले शिक्षा विभाग के ये अधिकारी कर्मचारी कईयों बार इन इलाकों का दौरा करते हैं, तब जाकर माओवादियों के इस आधार इलाके में 2004-05 के दौर में बंद पड़े स्कूलों को ओपन करने की अनुमति मिल पाती है। अनुमति किसकी मिलती है, आप समझ ही गए होंगे। माओवाद संगठन द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही इस इलाके में इस तरह के स्कूल रीओपन हो पाते हैं। और एक स्कूल जब इस इलाके में ओपन होता है, पुनः संचालित होता है, उसके साथ ही सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो धीरे 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 करके इस इलाके में पहुंच पाती हैं, और इस इलाके के जो आदिवासी हैं उन तक सरकार की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे ही करके अब पहुंचने लगी हैं। मुझको ऐसा लगता है कि हम कुछ दूरी तक बढ़े थे, शायद गांव करीब आने ही वाला है और कोई नाला सामने इंतज़ार कर रहा है। अब देखिए, अब मैं कोशिश करूंगा तमाम उन कर्मचारी अधिकारियों से आपकी बात कराने की। हालांकि स्क्रीन पे मैं इस वजह से नज़र नहीं आ पाया क्योंकि हमारे पास किसी तरह का कोई फ्लैश लाइट या फिर रोशनी के लिए किसी तरह का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सामने नाला है। अब आप एक बार कल्पना करके देखिएगा, सोचिएगा कि बारिश का दिन होता तो फिर इस नाले पे कितना पानी होता, ये नाला अपने कितने उफान पर होता। और पीछे कुछ बाइक्स में लोग हैं, इनमें फ्लैश लाइट अगर ऑन हो पाए, शायद नहीं हो सकता। ये ठीक सामने में पत्रकार साथी गणेश मिश्रा हैं, पीछे मोहम्मद जाकिर खान जी हैं। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, उस रिपोर्ट में मोहम्मद जाकिर खान जी को आप देख पाएंगे। खैर, हम दूसरे मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन कर लिए। जाकिर जी, चुनौतियाँ बहुत हैं। आधी रात में आप इस इलाके में सफ़र कर रहे हैं, वजह एक ही है कि इस गांव से जो शिक्षा व्यवस्था कटी हुई है, उस व्यवस्था को जोड़ना, और इस गांव के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लौटना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पे तो हम बात करेंगे ही। अब देखिए, कुछ शिक्षक, अच्छा, बाइक में सवार होकर, भाई इस रास्ते को तो आप 2 सवारी बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस तरह से आपको इस नाले को पार करना होगा। अच्छा, सबसे दिलचस्प या रोमांचकारी मामला ये है कि हम जाकर ठहरेंगे कहाँ, हमें खुद भी ये नहीं पता। बस ट्रैक्टर में सामान लाद लिए और बाइक पे सवार होकर हम निकल गए हैं। चारों तरफ अंधेरा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, और यहाँ से और भी लंबा हमें पैदल चलना है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा ही आपको नज़र आ रहा होगा। खैर, ये दुब्बा जी हैं जो BRC बीजापुर हैं। दुब्बा जी, आप चलते चलते बात कीजिए। दुब्बा जी, इससे पहले हम जब स्कूल ओपन करने आए थे इन्हीं इलाकों में, तब हम रात को वापस हुए थे, लेकिन आज हमें रात में ही उस इलाके में जाना पड़ रहा है और कल सुबह स्कूल ओपन होगा जी। ये अनुभव कैसा है? ये अनुभव ऐसा है कि जो है, कल हमको जो है कम से कम 3 स्कूल ओपन करना है इस क्षेत्र में जी। तो इसलिए जो है हम सोचे कि जो है एक दिन में 3 स्कूल, बीजापुर की दूरी और यहाँ की दूरी लगभग जो है 20 किलोमीटर है जी। इस लिहाजा से जो है हम लोग जो रात में निकल गए हैं और सवेरे से जो हम लोग जो है 7-8 बजे से जो है स्कूल ओपन सेरेमनी शुरू कर देंगे। हाँ, स्कूल ओपन कर लेंगे। ऐसा इसलिए जो हम लोग रात के रुकने के नाम से आ गए। ओके, दरअसल हम शाम में निकल गए थे। अच्छा, ये पगडंडी देखिए, ऐसी पतली सी पगडंडी है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। अभी पैदल सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो नाला था वहाँ पे बाइक में सवार होकर 2 लोग तो पार नहीं कर सकते थे। तो इस इलाके में जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, जहाँ हमें पहुँचना है बीजापुर ज़िला मुख्यालय से, उसकी दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर होगी। उस जगह तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है, और पहुँचकर 3 स्कूलों का एक ही दिन में ओपन या फिर उसका उद्घाटन कर पाना इतना आसान नहीं है। तो एक दिन पहले ही हम निकल गए, आज ही शाम को हम निकले हैं, और आज रात हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हम ठहरेंगे। और ठहरना कहाँ है, कैसी व्यवस्था है,
इसकी कोई जानकारी फ़िलहाल हमें नहीं है। तो इस वजह से एक दिन पहले ही उस इलाके में स्कूल को ओपन करने के लिए हम निकल गए हैं और कुछ दूरी पे गांव है, उसी गांव में आज हमारा स्टे होगा और फिर कल सुबह हमारी वापसी होगी। और शायद बस्तर जंक्शन में मेरी पहली ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में सिर्फ मेरी आवाज़ है, मेरा चेहरा नहीं है। खैर, इस तरह के कुछ और भी रिपोर्ट्स आ सकते हैं और आएंगे ज़रूर। तो इसी रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट पसंद आया हो जिसमें चारों तरफ अंधेरा और थोड़ी सी रोशनी है, तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप बस्तर जंक्शन को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।